करते हैं। हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। तो यहाँ पे अपना जो सेशन चल रहा था टॉपिक वाइज ज्योग्राफी से संबंधित पीवाईक्यूज डिस्कस करने का, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे जो अपना टॉपिक है भूकंप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। डिटेल में ये आपका सेशन रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। भूकंप की कौन सी तरंगें तरल माध्यम से गुजरने के दौरान से अपरिवर्तित हो जाती हैं? कौन सी तरंगें हैं जो कि तरल माध्यम से नहीं गुजर सकती हैं? कौन सी हैं? तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन दिए गए हैं। ये मतलब इनकी स्पीड थोड़ा सा कम हो जाती है, ठीक है। तो ये पी तरंगे हैं, एस तरंगे हैं, पी और एस दोनों हैं, एल तरंगे हैं। तो देखिए जो तरल माध्यम से गुजरने के दौरान अपरिवर्तित हो जाती हैं तो वो आप लोगों की जो तरंगे हैं वो पी तरंगे हो जाएंगी। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। जो पी तरंगे होती हैं ठोस से, द्रव से एवं गैस से, तीनों ही माध्यम से होकर के गुजर सकती है, इसीलिए इसको प्राइमरी वेव या फिर प्राथमिक वेव कहते हैं। जो एस तरंगे हैं केवल ये जो एस तरंगे कहाँ से होती हैं, ये तरल माध्यम में विलुप्त हो जाती है, सिर्फ ये ठोस माध्यम से होकर के ही गुजरती हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन एस होना चाहिए था, ठीक है, एस तरंगे होना चाहिए। तो जो अपरिवर्तित होती हैं तरल माध्यम से, तो बी कर लीजिएगा। यहाँ पे ए दिया गया है लेकिन आप लोग बी कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? मर्केली पैमाने का, रिक्टर पैमाने का, दोनों का, या फिर बैरोमीटर का। तो जो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं पैमाना, वो यूज करते हैं मर्केली स्केल, ठीक है। ए ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम मर्केली स्केल का प्रयोग करते हैं। यह कैसा है? गुणात्मक है, परिमाणात्मक नहीं है। यह मापक इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव, विनाशकारी प्रभाव आदि के आधार पर विकसित किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक भूकंप का भूकंपी केंद्र स्थित होता है, कहाँ पे होता है? पृथ्वी की सतह पर। अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर के विपरीत में, पृथ्वी के अंदर या फिर अभिकेंद्र के नीचे, अधिकेंद्र के 90 डिग्री पर। तो कहाँ पे होता है जो भूकंप का भूकंप केंद्र स्थित होता है, वो कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अधिकेंद्र के 90 डिग्री पर भूकंप केंद्र स्थित होता है। डी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भूकंप के केंद्र में ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। जो भूकंप की सतह होती है, इसका जो ठीक ऊपर वाला पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है? अधिकेंद्र बोला जाता है। भूकंप के उद्भव स्थान को उसका मूल कहते हैं। जहाँ से भूकंप का उद्भव होता है उसको भूकंप मूल कहा जाता है, ठीक है। भूकंप के केंद्र के निकट PSL 3 तरंगें निकलती हैं। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगें अपना मार्ग बदलकर और अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं। इस तरीके से ये तरंगें चलती हैं, ठीक है। इस तरीके से तरंगें चलती हैं। चलिए आगे बढ़िए। देशांतर या फिर संपीडनीय भूकंपी तरंगों के किस नाम से जाना जाता है? पी तरंगों के नाम से, एस तरंगों के नाम से, डब्ल्यू तरंगों के नाम से, या फिर एल तरंगों के नाम से? तो जो देशांतरीय और संपीडनीय भूकंपीय तरंगें हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो ये आप लोगों की पी तरंगों को जाना जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। पी तरंगों को प्राथमिक तरंगें भी कहते हैं। इनका संचरण ध्वनि तरंगों के समान होता है। इन्हें अनुलंबीय तरंगें या फिर संपीड़न तरंगें भी कहते हैं। ये तरंगें ध्वनि तरंगों के ही समान ठोस, तरल, गैसीय माध्यम से होकर के गुजर सकती हैं। देखिए जो ये तरंगे हैं इनके जो अन्य नाम हैं इनको भी याद रखिएगा। कभी कभी आपको घुमाने के लिए इस तरीके से अन्य नाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़िए। सतही तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? चलिए सतही तरंगों की बात कर लेते हैं। जो सतही तरंगें होती हैं वो कौन सी तरंगें होती हैं? ये बात कर रहा है आपकी एल वेव्स की, ठीक है। ये केवल परपटी के माध्यम से चलते हैं।
ये तत्व तरंगों की तुलना में कम आवृत्ति की तरंगें होती हैं। ये भूकंप मापी पर आसानी से पहचाने जा सकते हैं, या फिर ये तत्व तरंगों से पहले आते हैं। तो यहाँ पे जो गलत है वो अपन लोगों को देखना है। तो अगर बात करें पहले वाले ऑप्शन की, ये केवल पर्पटी के माध्यम से चलता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इसलिए तो आंसर नहीं होगा। बेतत्व तरंगों की तुलना में कम आवृत्ति की तरंगें होती हैं, ये भी सही है एल वेव्स में। वे एक भूकंप मापी पर आसानी से पहचाने जा सकते हैं, तो ये भी आप लोगों का सही हो जाएगा। ये तत्व तरंगों से पहले आते हैं, नहीं, ये बाद में आते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, बाद में आते हैं। बाकी के ए बी सी तीनों सही हैं, तो तीनों सही अगर हैं तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। डी गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन जो सही होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए यहाँ पे। सतही तरंगों को एल तरंगें भी कहते हैं। ये तरंगें लंबी अवधि वाली तरंगें होती हैं। इनका संचरण केवल धरातलीय नाम में ही होता है। इनका भ्रमण पथ उत्तल कॉन्वेक्स होता है। अधिक गहराई पर ये तरंगें लुप्त हो जाती हैं। एल तरंगें सबसे कम गति वाली होती हैं, किंतु विनाशकारी होती हैं। इनका वेग जो होता है 1.5 से लेकर के 3 किलोमीटर पर सेकंड का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 1913 में किसने एक भूकंप की तरंगों का विश्लेषण कर पूरा पृथ्वी के केंद्र की त्रिज्या का निर्धारण किया था? बेनो गुटेनबर्ग ने, अल्फ्रेड वेगनर ने, एमेनुअल स्वीडनबोर्ग ने, या फिर रिचर्ड विक्टर ने? किसने किया था 1913 में? तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन सही होगा वो ए हो जाएगा, बेनो गुटेनबर्ग हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, यहाँ पर दी गई होगी। 1913 में बेनो गुटेनबर्ग ने भूकंप की तरंगों का विश्लेषण कर पृथ्वी के केंद्र की त्रिज्या का निर्धारण किया था। और जो गुटेनबर्ग असंबद्धता है, ये कहाँ पे है, जो आपका आंतरिक मेंटल है और बाह्य कोर के बीच की जो असंबद्धता पाई जाती है वो कहाँ पे, वो जानी जाती है गुटेनबर्ग के नाम से। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापने का सबसे सामान्य पैमाना है। इसमें प्रत्येक बिंदु किसका प्रतिनिधित्व करता है? मापे गए विस्तार में 8 गुना बढ़ोतरी करता है, मापे गए विस्तार में 10 गुना बढ़ोतरी करता है, मापे गए विस्तार में 12 गुना, या फिर 14 गुना? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा वो मापे गए विस्तार में 10 गुना ये बढ़ोतरी करता है। बी ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लो। भूकंप के मापन हेतु रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। यह कैसा एक लोगरिथमिक है, ठीक है, जिसमें 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं होती हैं। इसके अंदर प्रत्येक आगे की संख्या अपनी पिछली वाली से 10 गुना परिणाम यानी विस्तार को बताता है। ठीक है, और यही वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा पर आधारित होता है। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगें तरल माध्यम से यात्रा कर सकती हैं? पी तरंगें हैं, एस तरंगें हैं, आर तरंगें हैं, या फिर आपकी एल तरंगें हैं? तो जो भूकंपीय तरंगों के तरल माध्यम से यात्रा कर सकती हैं वो कौन सी हो जाएंगी? तरल माध्यम से आपकी पी तरंगें, जो ठोस, तरल और गैस से तीनों से होकर के गुजरती हैं। इसलिए आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जो पी तरंगें होती हैं वो कहाँ से होकर गुजरती हैं? तरल माध्यम से होकर के यात्रा कर सकती हैं। अब इसकी व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये वाली व्याख्या कई बार हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, भारत में उच्च गहनता की भूकंपीय मेखला हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, रीजन इसका बता रहा है कि हिमालय के क्षेत्र में अनुदैर्घ्य उत्क्रम मेखलाएं हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? देखिए, जो भारत है, भारत में उच्च गहनता की भूकंपीय मेखलाएं जो ज़्यादातर आती हैं वो हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। ये बिल्कुल सही है, इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात कर रहा है कि हिमालय के क्षेत्र में अनुदैर्घ्य उत्क्रम मेखलाएं हैं, ये भी सही है। लेकिन भूकंप क्यों आता है ये इसका आंसर नहीं दिया गया है, तो इसलिए आपका जो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन इनकी ये व्याख्या नहीं है, अपने आप में सेपरेट हैं। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन सही होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। पहला यहाँ पे बता रहा है भूपृष्ठ के निचले भाग के आधार पर भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। बी में बता रहा है कि प्रावार और क्रोड सीमा का निर्धारण मोहो असंबद्धता द्वारा होता है। सी ऑप्शन है यहाँ पे प्रवार भूपृष्ठ सीमा का निर्धारण गुटेनबर्ग द्वारा होता है। तो अभी अपन लोगों ने पढ़ा था, क्या था यहाँ पे, मेंटल था, निचला मेंटल और कोर था, ठीक है। प्रवार मुख्यतः लोहा और निकेल से निर्मित है। तो यहाँ पे देखिए जो सही ऑप्शन आप लोगों का होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए होगा। जो भूपृष्ठ के निचले भाग के आधार पर भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है, ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, इसकी व्याख्या थोड़ी सी दी गई है, इसको भी देख लीजिए। प्रवार और क्रोड के बीच में गुटेनबर्ग संबद्धता है, प्रवार और क्रिस्ट के बीच में मोहो है, और प्रवार जो बना हुआ है वो सिलिका एवं मैग्नीशियम का बना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। प्रवार यानी कि क्रिस्ट की बात कर रहा है। भूकंप मात्रा से संबंधित रिक्टर मापक निम्न के मध्य विस्तृत होता है, 0 से 6, 0 से 9, 0 से 12 या फिर 0 से 15। तो अभी अपन लोगों ने पढ़ा था 0 से 9 के बीच में आपका रिक्टर पैमाना होता है, बी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। इसकी भी व्याख्या देख लीजिए। रिक्टर पैमाना है, इसका विकास वर्ष 1935 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर द्वारा किया गया था। इसमें 0 से 9 तक की संख्याएं होती हैं। इसमें हर आगे वाली संख्या को पीछे वाली से 10 गुना भूकंपीय परिमाण को प्रस्तुत किया जाता है। मर्केली पैमाने पर भूकंपीय तीव्रता का मापन 0 से लेकर के 12 तक अंकों में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो मर्केली का और जो रिक्टर का दोनों का याद रखिएगा। मर्केली 0 से 12 होता है, रिक्टर 0 से 9 होता है। आगे बढ़िए। भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी की परपटी में आकस्मिक संचलन से होता है। रीजन इसका बता रहा है कि पृथ्वी के अंतराल में एकत्र जलवाष्प परपट्टी तोड़कर बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो देखिए अगर बात करें पहले वाले ऑप्शन की, जो भूकंप की उत्पत्ति होती है पृथ्वी की परपटी में आकस्मिक संचलन के कारण होती है, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। बी में यहाँ पे है पृथ्वी के अंतराल में एकत्र जलवाष्प परपट्टी तोड़कर बाहर आ जाता है। तो ए और बी दोनों ही सही हैं, लेकिन कैसे बाहर आ जाता है, भूकंप क्यों आता है, जो आकस्मिक संचलन क्यों होता है, तो इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। ए और आर दोनों अपने आप में सेपरेट हैं, लेकिन दोनों ही सही हैं। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है। ज्वालामुखी, अपरदन, अपक्षय एवं सुनामी। तो कौन सी घटना है इनमें से जो कि अपने धरातल पर नहीं घटित होती है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है सुनामी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुनामी आपके धरातल पर नहीं होती है, बाद बाकी की ये जो दी गई हैं, ज्वालामुखी दिया गया है, अपरदन दिया गया है, अपक्षय दिया गया है, ये सभी घटनाएं कहाँ पे होती हैं, धरातली अपना घटनाएं हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड से गुजर सकती है। पी तरंगे हैं, एस तरंगे हैं, पी एवं एस दोनों हैं, एस एवं एल दोनों हैं। कौन सी तरंगे हैं जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के कोर एरिया से होकर के गुजर सकती है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें भी आपका ए ऑप्शन यानी कि पी तरंगे हैं जो कि कोर एरिया से होकर के गुजर सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, प्राथमिक भूकंपीय तरंगों की गति होती है 20 से 40 किलोमीटर प्रति सेकंड, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड, 4 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या होती है जो भूकंपीय तरंगें हैं इनकी गति, तो यहाँ पे आप लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति होती है प्राथमिक भूकंपीय तरंगों की, ठीक है। चलिए इसकी भी व्याख्या देख लीजिए। प्राथमिक भूकंपीय तरंगों की गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सिस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचती हैं। विभिन्न घनत्व वाले क्षेत्रों में इनकी गति भिन्न भिन्न होती हैं।
ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से होकर के गुजर सकती हैं। ये तरंगें ध्वनि की तरंगों के समान होती हैं। पी तरंगों की ये बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए। भूकंप के उद्गम केंद्र जिसे छाया क्षेत्र भी कहा जाता है, इसमें कौन सी भूकंपीय तरंगें पहुंच पाती हैं? पी तरंगें हैं, एस तरंगें हैं, पृष्ठीय तरंगें या फिर अंतिम तरंगें हैं। तो जो भूकंप का उद्गम छाया क्षेत्र होता है उसमें कौन सी भूकंपीय तरंगें पहुंचती हैं? तो यहाँ पर भी बात कर रहे हैं आपकी पी तरंगों की। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो पृथ्वी के उद्गम का छाया क्षेत्र होता है वहाँ पर जो तरंगें पहुँचती हैं वो आपकी पी तरंगें होती हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भूकंपलेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती हैं। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी भूकंपीय तरंगें नहीं दिखाई देती हैं। ये जो होता है इस तरीके का, ये जो जोन बनता है इसको कहा जाता है शैडो जोन या फिर भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है इसको, ठीक है। भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है, दोनों प्रकार की तरंगों का छाया क्षेत्र होता है। इसमें सिर्फ पी तरंगें ही पहुंच पाती हैं। एस तरंगें तरलता के कारण यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिक्विड एरिया होता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी मेखला भूकंप एवं ज्वालामुखी के साथ साथ वितरण से संबंधित नहीं है? परिप्रशांत मेखला, पूर्वी अफ्रीकी मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला या फिर मध्य अटलांटिक मेखला। कौन सी होगी यहाँ पे जो कि भूकंप से और ज्वालामुखी से दोनों से ही संबंधित नहीं है? तो बताइए यहाँ पे आंसर कीजिए आप लोग फटाफट से, कौन सी वाली मेखला है जो कि इससे संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे जो आपकी पूर्वी अफ्रीकी मेखला है ये ना तो ज्वालामुखी से संबंधित है और ना ही भूकंप से संबंधित है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते हैं वो आपके परिप्रशांत मेखला में आते हैं, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वाधिक भूकंप पृथ्वी के किस भाग में आते हैं? पश्चिम एशिया में, सुदूर पूर्वी एशिया में, अमेजन बेसिन में या फिर जर्मनी में? सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पे देखने को मिलते हैं आप लोगों को? तो इसका आंसर आप लोग करेक्ट कर लीजिए। सुदूर पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशिया में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों में असंख्य भूकंप अंकित किए गए हैं। यहाँ विश्व का सर्वाधिक भूकंप वाला क्षेत्र है। यहाँ पर समस्त विश्व का 63%, पूरे विश्व का एक ही क्षेत्र में कितना है, 63% भूकंप आता है। इस विस्तृत पेटी को दूसरी शाखा एशिया के पूर्वी भाग के कमचटका से प्रारंभ होकर एशिया महाद्वीप के पूर्वी तटीय भाग को सम्मिलित करते हैं। पूर्वी द्वीप समूह तक ये पहुँचती है। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप आने के कारण विश्व का अग्निवलय मेखला भी इसको कहा जाता है, ठीक है। फायरवॉल कहा जाता है किसको? जो आपका प्रशांत महासागर है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भूकंप का कौन सा संचरण है? तीव्र संचरण, विवर्तनिक संचरण, आकस्मिक संचरण या फिर अत्यधिक तीव्र संचरण? भूकंप किस तरीके से आता है? तो भूकंप अचानक से आता है, बिल्कुल आकस्मिक होता है, ठीक है। तो ये कैसा है? आकस्मिक संचरण है। सी ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लीजिए। इसकी वैसे व्याख्या पढ़नी नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, भूकंप के उत्पत्ति बिंदु को कहा जाता है भूकंप फोकस, विवर्तनिक बिंदु, कंपन केंद्र या फिर भूकंप केंद्र। तो जो जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस बिंदु को फोकस कहा जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। भूकंप फोकस किसको कहा जाता है? जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। भूकंप में जिस स्थान से भूकंप की घटना प्रारंभ होती है अर्थात भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, उस स्थान को भूकंप केंद्र या फिर सीस्मिक फोकस कहा जाता है, ठीक है। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर धरातल का वह स्थान जहाँ पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। मान लीजिए यहाँ से आपका भूकंप उठ रहा है तो ये आपका फोकस हो जाएगा, और यहाँ पे जाके धरातल पर ये पहुँच रहा है तो ये जो क्षेत्र हुआ इसको आप लोग अधिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। स्थान जहाँ भूकंपीय घटना का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है
उसको क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है, कोर कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी अपन लोगों ने बात की थी, सबसे पहले पहुंचता है जहाँ पे भूकंप, तो वो आप लोगों का अधिकेंद्र होता है। बी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भूकंप आने के पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। इस गैस को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अतः इस गैस की मात्रा में वृद्धि का होना उस प्रदेश भूकंप में भूकंप आने का संकेत होता है। जिस जगह से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल या फिर भूकंप फोकस कहते हैं, और जहाँ पर पहले पहुँचती हैं उसको अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। भूकंप जनित सागरीय लहरों को जाना जाता है एस लहरों से, एल लहरों से, पी लहरों से, या फिर सुनामी लहरों से। जो आपकी सागरीय लहर हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आप लोग सबको पता होगा, जो भूकंप से सागर में लहरें आती हैं उनको सुनामी के नाम से जानते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे परिप्रशांत महासागरीय पेटी वितरण से संबंधित है। गर्म महासागरीय धाराओं के मत्स्य उत्पादन क्षेत्र के यूरोपीय औपनिवेशीकरण से या फिर भूकंप के। तो जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी है किस लिए फेमस है? ये फेमस है आप लोगों की भूकंप के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। ये अभी अपन लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे विश्व के 63% भूकंप, यानी कि सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते हैं आपके परिप्रशांत महासागरीय पेटी में ही आते हैं। और जो भूकंपों का अध्ययन है सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता का जो मापन किया जाता है वो रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? भूमध्य सागरीय पेटी में, अंध महासागरीय पेटी में, परिप्रशांत पेटी में, या फिर हिंद महासागरीय पेटी में। तो यहाँ पे आपका वही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। परिप्रशांत पेटी में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने भारत को कितने भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया गया है? 4 में, 5 में, 6 में, या फिर 7 में। तो जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है इसने जो भारत को बांटा हुआ है वो कितने जोन है? 4 जोन में इन्होंने बांटा हुआ है। ठीक है, देखिए कौन कौन से हैं। ये देखिए यहाँ पे जो भूकंपीय क्षेत्र हैं उनको पहले और दूसरे को मिक्स कर दिया गया है, यानी कि समाहित करके उनको सेकंड कर दिया गया है। आंचलिक क्षेत्र के अंतर्गत भारत का 41.4% भू क्षेत्र आता है, तथा क्षेत्र का 3, 4 और 5वें के अंतर्गत 58.6% भूकंप आता है। पहले दूसरे के अंतर में कितना आता है? 41% आता है। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं? तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी अभी अपन लोगों ने पढ़ी थी एल वेव्स होती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, सबसे बाद में ये पृथ्वी पर पहुंचती हैं। आगे बढ़िए। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव होता है कहाँ पे? अधिकेंद्र पर, उद्गम केंद्र पर, केंद्र पर, या फिर उपरोक्त सभी पर। तो अभी अपन लोगों ने पढ़ा था सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर पर होता है। ए ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इसकी व्याख्या पढ़ चुके हैं अपन लोग, इसलिए इसको नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं उत्तरी प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, या फिर आपके पश्चिमी प्रशांत महासागर में। तो कहाँ पे हैं जो कि सबसे अधिक सक्रिय रहती हैं? तो ये आपका जो ऑप्शन होगा वो डी सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो अधिक सक्रिय रहती हैं ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में रहती हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए। चलिए, इसमें सुनामी क्या होती है दिया गया है। भूकंपों के प्रभाव से सागरीय भागों में उत्पन्न होने वाली काफ़ी ऊंची एवं तीव्र गति वाली लहरों को सुनामी कहा जाता है। सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तट पर, जिसमें अलास्का, जापान, फिलीपाइंस, दक्षिण पूर्व एशिया और दूसरे द्वीप इंडोनेशिया, मलेशिया, हिंद महासागर एवं म्यांमार, श्रीलंका, भारत के तटीय भागों में इन क्षेत्रों पर क्या होता है? सुनामी आती है। आगे बढ़िए। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है एनीमोमीटर पर, बर्नियर मापनी पर,
प्लेनीमीटर पर, रिक्टर मापनी पर। तो जो भूकंप की प्रबलता है किस पर मापी जाती है, तो ये आपकी जो भूकंप की मापता रिएक्टर मापनी पर मापी जाती है। ठीक है, अभी अपन लोगों ने पढ़ा था इसकी स्पीड जो होती है, इसमें जो गिनती होती है 0 से 9 तक की होती है, मरकेली पर 0 से 12 तक की होती है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे रिक्टर मापनी पर मापा जाता है? तरल पदार्थों का घनत्व, भूकंप की तीव्रता, टोर्नेडो का वेग, पर्वतों की ऊंचाई। तो किसको मापा जाता है रिक्टर मापनी पर? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये तो आपको व्याख्या है, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, नगर दिए गए, चलो इनको देखिए। निम्नांकित नगर को संभावित भूकंपीय तीव्रता के आधार पर आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे कम भूकंप कहाँ पे आता है, उसके बाद कहाँ पे ज़्यादा आता है, इस तरीके से अपन लोगों को यहाँ पे सेट करना है। तो देखिए, सबसे कम अगर यहाँ पे देखें इन सभी क्षेत्र में, तो हैदराबाद में सबसे कम आता है। ठीक है, सी तो आपका पहले में ही दिख रहा है। 1 मिनट, फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं। अगर ऑप्शन से करेंगे, एलिमिनेट करेंगे तो 1 से ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। हैदराबाद के बाद में आपका चेन्नई होगा, चेन्नई के बाद में आपका लखनऊ, और उसके बाद में आपका दिल्ली होगा। यानी कि ए ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये आपके आरोही क्रम में हो गए, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ एवं दिल्ली। ठीक है, अगर देखा जाए अपन लोग चलेंगे साउथ से यानी कि कन्याकुमारी से हिमालय की ओर में जाएंगे तो जो भूकंप की तीव्रता है बढ़ती जाएगी। यहाँ पर हिमालय से कन्याकुमारी आएंगे तो जो भूकंप की तीव्रता है वो घटती जाती है। इस हिसाब से भी आप लोग लगा सकते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। और अगला जो सेशन है इसमें अपन लोग महाद्वीप महासागरों का वितरण है, इससे संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।